तो आज की चर्चा का विषय है किसी को अपनी बात मनवाने की कला यानी परसुएशन। हमारे पास एक ऑडियो बुक का सार है, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ परसुएशन। हाँ, और ये विषय जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अक्सर लोग इसे सेल्स से या मार्केटिंग से या फिर बस बहस जीतने से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी चीज है। ये तो हमारे रोजमर्रा के रिश्तों, काम और बातचीत की नींव का हिस्सा है। सही बात है। तो हमारा मिशन है इस सोर्स के जरिए ये समझना कि किसी को राजी करना असल में है क्या, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सोर्स शुरू में ही एक बहुत जरूरी फर्क बताता है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। परसुएशन और मैनिपुलेशन के बीच का फर्क। हाँ, यानी अनुनय और हेरफेर। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्स के हिसाब से इनकी बुनियाद ही बिल्कुल अलग है। कैसे? या बहलाकर अपना फायदा निकालना, भले ही सामने वाले का नुकसान हो। हाँ, ये एक विन लूज सिचुएशन है। जबकि परसुएशन में आप मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। एक तरह की पार्टनरशिप। एग्जैक्टली, जहां आप अपनी बात रखते हैं और सामने वाले की बात समझते हैं, ताकि दोनों के लिए एक बेहतर रास्ता निकल सके। यहाँ दबाव नहीं है, सहमति बनाई जाती है। तो ये एक नैतिक सीमा की तरह है, एक का मकसद जोड़ना है, दूसरे का फायदा उठाना। बिल्कुल। और इस जोड़ तोड़ को समझने के लिए हमें इंसानी दिमाग को समझना होगा। सोर्स का सबसे पहला और बड़ा दावा यही है कि हम खुद को जितना लॉजिकल समझते हैं, हम उतने हैं नहीं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्क से फैसले लेते हैं, पर असल में हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं की लहर पर होते हैं, जिन्हें हम बाद में तर्क की नाव से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सोर्स 5 मुख्य भावनात्मक जरूरतों की बात करता है जो अनजाने में हमारे हर फैसले को चलाती हैं। अच्छा। पहली है सेफ्टी, यानी सुरक्षा की चाह। हम शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से महफूज महसूस करना चाहते हैं। ये तो स्वाभाविक है। दूसरी है बिलोंगिंग, यानी अपनत्व की भावना। हम किसी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्वीकार किया जाना चाहते हैं। ये तो दोनों समझ में आती हैं, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन बाकी तीन थोड़ी कह सकते हैं गहरी हैं। हाँ, तीसरी है एस्टीम, यानी सम्मान, जहां हम सिर्फ समूह का हिस्सा नहीं बल्कि एक काबिल और इज्जतदार सदस्य बनना चाहते हैं। राइट। फिर आता है मीनिंग, यानी अर्थ। ये महसूस करना कि हमारे काम या हमारे होने का कोई बड़ा मकसद है। और आखिरी है फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी। तो सोर्स का तर्क यह है कि कोई भी प्रभावशाली संदेश, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन हो या किसी दोस्त की सलाह, वो इन 5 में से किसी न किसी जरूरत को छूता जरूर है। एक उदाहरण दे सकते हैं? जैसे एक कार का विज्ञापन, वो सिर्फ कार नहीं बेचता, वो आपको सुरक्षा बेचता है, एयरबैग्स दिखाकर, या अपनत्व एक फैमिली कार के तौर पर, या फिर सम्मान एक लग्जरी स्टेटस के तौर पर। बिल्कुल, या आजादी ओपन रोड दिखाकर। वो एक भावना बेच रहे हैं, कार तो बस एक जरिया है। और इन्हीं भावनात्मक जरूरतों का फायदा उठाने के लिए हमारा दिमाग कुछ शॉर्टकट्स अपनाता है। हाँ, यहीं पर डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी के वो 6 मशहूर सिद्धांत आते हैं जिनका जिक्र सोर्स में भी है। हाँ, और ये इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों सालों के विकास के दौरान बने। पहला है रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। मतलब हम पर एक अदृश्य कर्ज चढ़ जाता है जब कोई हमारे लिए कुछ करता है। जैसे किसी दोस्त के यहाँ डिनर पर जाने के बाद हमें लगता है कि अब हमें भी उसे बुलाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा है सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण, जिसे हम भेड़ चाल भी कह सकते हैं। हाँ, सही शब्द है। हम दूसरों को देखकर तय करते हैं कि क्या सही है। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन है तो हम मान लेते हैं कि खाना अच्छा ही होगा, भले ही हमने चखा ना हो। तीसरा है अथॉरिटी, अधिकार। हम विशेषज्ञों की, यूनिफॉर्म पहने लोगों की या ऊंचे पद पर बैठे लोगों की बात आसानी से मान लेते हैं। डॉक्टर की सलाह पर हम सवाल नहीं उठाते। एग्जैक्टली। चौथा है लाइकिंग, यानी पसंद। हम उन लोगों को हाँ कहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसीलिए कंपनियां अपने विज्ञापनों में लोकप्रिय चेहरों का इस्तेमाल करती हैं। रुकिए, लेकिन ये सिद्धांत तो क्लासिक हैं। क्या सोर्स इस बारे में बात करता है कि आज की दुनिया में जहां लोग इन तकनीकों के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्या ये अब भी उतना ही असरदार है? बहुत अच्छा सवाल है। कहीं लोग स्कैरसिटी यानी कमी वाली चाल को तुरंत पहचान तो नहीं लेते, जैसे ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक? देखिए, सोर्स मानता है कि जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ये सिद्धांत हमारे अवचेतन मन में इतने गहरे बसे हैं कि जानने के बावजूद हम इनके प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा। पर सोर्स एक दिलचस्प बात और कहता है।
ये सिद्धांत अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के असर को बढ़ाते हैं। मतलब? जैसे अथॉरिटी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब आप इसे लाइकिंग के साथ मिला देते हैं, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे आप पसंद भी करते हैं, तो उसका प्रभाव लगभग दोगुना हो जाता है। और छठा सिद्धांत कंसिस्टेंसी यानी संगति, इसी पर काम करता है। हाँ, हम अपने पिछले फैसलों पर टिके रहना चाहते हैं। अगर कोई हमसे पहले किसी छोटी सी बात पर हाँ कहलवा ले, तो बाद में उसी से जुड़ी बड़ी बात पर हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो दिमाग के साथ खेलने जैसा है। सोर्स में ये भी बताया गया है कि हमारा दिमाग जानकारी को 2 अलग-अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। हाँ, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग। ये समझना जरूरी है कि हमारा संदेश किसे सुनाना है, हमारे दिमाग के तर्कसंगत हिस्से को या भावनात्मक हिस्से को। बिल्कुल। सिस्टम 1 हमारा तेज भावनात्मक और इंस्टिंक्टिव दिमाग है। ये पलक झपकते ही फैसले लेता है। जैसे एक स्वादिष्ट केक देखकर सिस्टम 1 कहता है, इसे खाओ। हाँ, और सिस्टम 2 हमारा धीमा, तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक दिमाग है। वो सोचता है, रुको, इसमें कितनी कैलोरीज हैं? क्या ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है? तो सोर्स के मुताबिक एक सफल संदेश हमेशा पहले सिस्टम 1 को अपील करता है। हाँ, वो एक कहानी से, एक मजबूत तस्वीर से या एक भावना से जुड़ता है। एक बार जब भावनात्मक हुक लग जाता है, तब वो सिस्टम 2 को संतुष्ट करने के लिए बस कुछ तर्क या आंकड़े पेश करता है। तो मनोविज्ञान को समझना सिर्फ एक हिस्सा है, पर सोर्स कहता है कि इसकी शुरुआत बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी मानसिकता को ठीक करने से होती है। बिल्कुल। एक प्रभावशाली व्यक्ति की मानसिकता 3 स्तंभों पर टिकी होती है: आत्मविश्वास, प्रामाणिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। हाँ, सोर्स इस धारणा को तोड़ता है कि आपको एक खास तरह का सेल्समैन जैसा इंसान बनना पड़ेगा। असल में इसका उल्टा सच है। लोग दिखावा तुरंत पहचान लेते हैं। तो एक प्रामाणिक व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली होता है। हाँ, जो ये दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वो सब कुछ जानता है, और जो बोलने से ज्यादा सुनता है, वो कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें ऑथेंटिसिटी वाली बात पर मुझे एक सवाल है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर प्रोफेशनल माहौल में, 100% प्रामाणिक होना मुमकिन है? क्या हमें कभी-कभी एक भूमिका नहीं निभानी पड़ती? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। सोर्स के मुताबिक प्रामाणिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हर विचार या हर भावना को बिना फिल्टर के जाहिर कर दें। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके शब्द और आपके काम आपकी बुनियादी कीमतों और विश्वासों के साथ जुड़े हों। आप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आपका कोर वही रहता है। अच्छा, तो ये बनावटी होने और स्थिति के अनुसार ढलने के बीच का फर्क है। बिल्कुल। और इसी मानसिकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सहानुभूति, जिसे सोर्स में एक सुपर पावर कहा गया है। इसे सुपर पावर इसलिए कहा गया है क्योंकि सहानुभूति बहस के मैदान को सहयोग की मेज में बदल देती है। ये कैसे होता है? सहानुभूति का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बात से सहमत हो जाएं। इसका मतलब है कि आप ईमानदारी से ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। अच्छा। जब आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात से निराश क्यों हैं, तो आप उसकी भावनाओं को मान्यता देते हैं। इससे उसका दिमागी सुरक्षा कवच जो हमले के लिए तैयार था, वो नीचे आ जाता है। और विश्वास का एक पुल बनता है। हाँ, जिस पर विश्वास चल सकता है। और एक बार वो पुल बन जाए, तो फिर आप उस पर कौन से शब्द चलाते हैं ये मायने रखता है। विश्वास के बिना प्रभाव लगभग असंभव है। सोर्स में एक विश्वास का समीकरण भी दिया गया है। हाँ, ट्रस्ट इक्वेशन। वो समीकरण बहुत मजबूत है। विश्वास इक्वल्स विश्वसनीयता प्लस भरोसेमंद होना प्लस आत्मीयता स्वार्थ। इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। जरूर। विश्वसनीयता का मतलब है कि क्या आप अपने विषय के बारे में जानते हैं। भरोसेमंद होना का मतलब है कि क्या आपकी कथनी और करनी में फर्क तो नहीं। और आत्मीयता? आत्मीयता का मतलब है कि क्या लोग आपके साथ सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों, अगर लोग आपके साथ बात करने में घबराते हैं या उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं, तो विश्वास का समीकरण ढह जाएगा। बिल्कुल। खासकर वो स्वार्थ वाला हिस्सा जो भाग में है। हाँ, वो पूरे खेल को पलट सकता है। एकदम सही। आपका स्वार्थ जितना कम होगा, यानी आपका ध्यान सामने वाले के फायदे पर जितना ज्यादा होगा, विश्वास उतना ही तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो मानसिकता और विश्वास की नींव रखने के बाद अब उन औजारों की बात करते हैं जिनका जिक्र सोर्स में है। यहाँ बात सच में दिलचस्प और व्यावहारिक हो जाती है। मुझे फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। एक डॉक्टर का कहना
इस ऑपरेशन के बाद आपके बचने की 90% संभावना है। बनाम इस ऑपरेशन में आपके मरने की 10% संभावना है। तथ्य एक ही है, पर भावनात्मक असर जमीन आसमान का है। पहला उम्मीद जगाता है, दूसरा डर पैदा करता है। यह दिखाता है कि हम शब्दों का इस्तेमाल करके किसी स्थिति की हकीकत को कैसे बदल सकते हैं, बिना तथ्यों को बदलें। बिल्कुल, हम जो शब्द चुनते हैं वो एक तस्वीर बनाते हैं और लोग उस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हैं, ना कि सिर्फ तथ्यों पर। रुकिए, कहानी सुनाना तो समझ आता है, ये तो हम सज्जों से कर रहे हैं, लेकिन सोर्स में 3 के नियम यानी रूल ऑफ 3 का भी जिक्र है। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या हमारा दिमाग सच में 3 की संख्या को लेकर इतना जुनूनी है? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे मनोविज्ञान है। अच्छा। हमारे दिमाग पैटर्न ढूंढता है और 3 सबसे छोटी संख्या है जिससे एक पैटर्न बन सकता है। 1 या 2 चीजें संयोग हो सकती हैं, पर 3 एक पैटर्न का एहसास देती हैं। जैसे रुको, देखो, सुनो। या जूलियस सीजर का मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। 3 के पैटर्न में दी गई जानकारी हमारे दिमाग को पूरी, संतुष्ट और यादगार महसूस होती है। दिलचस्प है। और इसके अलावा सोर्स कहानी सुनाने पर बहुत जोर देता है। तथ्य सिर्फ दिमाग को बताते हैं, लेकिन कहानियां दिल से जुड़ती हैं और भावनाओं को जगाती हैं। ये सब तो हुई कहने की बात, लेकिन सोर्स इस पर भी जोर देता है कि हम क्या नहीं कहते हैं, हमारे गैर मौखिक संकेत, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो अगर मैं अंदर से घबरा रहा हूं पर बाहर से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करूं, तो क्या लोग मेरी चालाकी पकड़ नहीं लेंगे? शुरुआत में शायद हाँ, लेकिन यहाँ सोर्स एक दिलचस्प फीडबैक लूप की बात करता है। फीडबैक लूप। कंधे पीछे, सिर ऊंचा, तो ये सिर्फ दूसरों को संकेत नहीं देता, ये आपके खुद के दिमाग को भी संकेत भेजता है। अच्छा, मतलब बॉडी दिमाग को प्रभावित करती है। हाँ, एमी कडी का मशहूर शोध भी यही कहता है। शक्तिशाली पोज में सिर्फ 2 मिनट खड़े रहने से आपके दिमाग में आत्मविश्वास से जुड़े हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है और तनाव से जुड़े हार्मोन का स्तर घट सकता है। तो ये फेक इट टिल यू बिकम इट वाला मामला है। एक तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपके मन का आईना नहीं है, ये आपके मन को आकार भी दे सकती है। तो अब हमारे पास मानसिकता और औजार दोनों हैं। सोर्स में कुछ खास तकनीकों का भी जिक्र है जो इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाती हैं, जैसे पारस्परिकता। हाँ, और इसका क्लासिक व्यावसायिक उदाहरण है मुफ्त सैंपल देना या कोई उपयोगी जानकारी मुफ्त में देना। जब कोई कंपनी आपको बिना कुछ मांगे कुछ मूल्यवान देती है, तो आप अवचेतन रूप से उनके प्रति ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। और दूसरी तकनीक है कमी, यानी कुछ खो देने का डर। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, सीमित समय का ऑफर या सिर्फ 2 सीटें बची हैं जैसे संदेश इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर हेर-फेर और अनुनय के बीच की महीन रेखा आती है। बिल्कुल। इन तकनीकों का इस्तेमाल कब प्रभावी मार्केटिंग से बदलकर अनैतिक दबाव बन जाता है। सोर्स इस पर बहुत स्पष्ट है। ये रेखा तब पार होती है जब कमी झूठी हो। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि ऑफर सीमित है, तो वो सच में सीमित होना चाहिए। अगर आप कृत्रिम रूप से कमी पैदा कर रहे हैं, तो ये धोखा है और ये लंबे समय में आपके विश्वास को नष्ट कर देगा। तो इन औजारों का इस्तेमाल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए हमेशा। ये सभी सिद्धांत आमने सामने की बातचीत में तो समझ आते हैं, पर आज की डिजिटल दुनिया में ये सब कैसे काम करता है, जहां लोगों का ध्यान कुछ सेकंड्स का होता है और हर कोई हर चीज पर शक करता है। ये आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोर्स कहता है कि सिद्धांत वही रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका बदल जाता है। कैसे? डिजिटल दुनिया में जहां लोगों के पास समय नहीं है, आपके संदेश को बेहद साफ और संक्षिप्त होना पड़ता है। आपको अपनी बात पहले कुछ सेकंड्स में कहनी होती है। और विश्वास, ऑनलाइन विश्वास बनाना तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, और ज्यादा जरूरी भी। ये बनता है सामाजिक प्रमाण से। अमेज़न पर हम कोई भी चीज खरीदने से पहले उसके रिव्यूज और स्टार रेटिंग देखते हैं। सही बात है। ये डिजिटल दुनिया का सोशल प्रूफ है। और निरंतरता, कंसिस्टेंसी भी तो जरूरी होगी। मतलब आपका जो व्यक्तित्व आपकी वेबसाइट पर दिखता है, वही आपकी सोशल मीडिया पर भी दिखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा है। अगर आपके संदेशों में, आपके डिजाइन में और आपके ग्राहक सेवा में निरंतरता है, तो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब डिजिटल दुनिया में विश्वास धीरे धीरे बनता है। हर एक क्लिक, हर एक पोस्ट और हर एक कमेंट के साथ बनता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, तो हमने इंसानी दिमाग के भावनात्मक मनोविज्ञान से शुरुआत की। फिर हमने एक प्रभावशाली मानसिकता की बात की,
जो प्रामाणिकता और सहानुभूति पर आधारित हो। हमने भाषा और बॉडी लैंग्वेज जैसे औजारों को देखा और आखिर में ये समझा कि इन्हें आज की डिजिटल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें। तो इस सब का सार क्या है? अगर हम एक सार निकालें तो सोर्स का मुख्य संदेश ये है कि सही तरीके से किया गया अनुनय कोई बहस जीतना या अपनी बात मनवाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये जुड़ाव बनाने, सहानुभूति दिखाने और एक ऐसा नतीजा निकालने के बारे में है जिससे सबका फायदा हो। ये समझने के बारे में है कि सामने वाले को क्या चीज प्रेरित करती है और फिर एक ऐसा रास्ता खोजना है जो दोनों के लिए काम करे। और सबसे अहम बात, जैसा कि सोर्स बार बार कहता है, ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक हुनर है। हाँ, इसका मतलब है कि इसे कोई भी अभ्यास से सीख सकता है और इसमें बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे श्रोता के लिए एक आखिरी विचार पर लाता है। सोर्स ने इन सभी सिद्धांतों और तकनीकों को शक्तिशाली औजारों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि अब जब ये औजार हमारे सामने हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम इनसे क्या हासिल कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि हम इनसे क्या बना सकते हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए करने के बजाय अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर रिश्ते बनाने, गहरी समझ पैदा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि प्रभाव का सही इस्तेमाल सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लाता है।